नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। एमएनएस हो सकती है एनडीए में शामिल, महायुद्ध का हिस्सा हो सकती है एमएनएस। अमित शाह से राज ठाकरे ने मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। 2 सीटों की राज ठाकरे ने मांग रखी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। राज ठाकरे और उनके बेटे ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और राज ठाकरे में बातचीत हुई है। पहले विनोद तावड़े से मिले राज ठाकरे, वहां दोनों नेताओं में बातचीत हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात। बातचीत के बाद राज ठाकरे पहुंचे गृहमंत्री आवास पर। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर उनकी आधे घंटे तक चर्चा हुई और यहां 2 सीटों को लेकर डिमांड रखी है राज ठाकरे ने। बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में। मुश्किल है महाराष्ट्र की लड़ाई दोनों ही मोर्चों के लिए, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए। महाराष्ट्र का ये नया समीकरण, राज ठाकरे और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात। सबसे अहम सवाल, क्या राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं? ये तो तस्वीरों के जरिए जाहिर ही हुआ, लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये बड़ा सवाल। क्योंकि इससे पहले शिंदे गुट और अजित पवार गुट ने भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगातार की और आरपीआई भी सीट मांग रही। 2 सीटों की डिमांड रामदास आठवले ने की थी। और ऐसे में राज ठाकरे के भी आने के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र में एनडीए में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बिहार में पशुपति पारस आज नाराज होकर एनडीए से बाहर चले गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पास उनके बहुत कुछ बचा नहीं है। अब संगठन के साथ साथ सांसद भी चिराग के पाले में चले गए हैं और यही वजह है कि पशुपति पारस ने आज इस्तीफा भी दिया। दूसरी तरफ एमएनएस के चीफ राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं, ये बात तय मानी जा रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है और साथ ही कितनी सीटों को लेकर बीजेपी सहमति बनाती है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से, ये देखना होगा। अपनी आक्रामक छवि की वजह से जाने जाते हैं। हिंदुत्व का नारा तो था, लेकिन खास करके मराठी मानुष वाली जो छवि थी, उससे बीजेपी के लिए चुनौती भी हो सकती है। क्योंकि उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे लगातार जहर उगलते रहे हैं। हाल फिलहाल के सालों में भले ही वो शांत बैठे हों, लेकिन उनकी छवि ऐसे दागदार नेता के तौर पर है जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार नफरत उगलता रहा। और ऐसे में राज ठाकरे का बीजेपी के साथ आना बीजेपी के लिए कितने फायदे का सौदा है, ये बड़ा सवाल। खास करके महाराष्ट्र में 2% 2.5% वोट 2019 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिले थे और लोकसभा चुनाव में भी उनका कोई असर नहीं देखा गया है पिछले 10 सालों में। तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से गठबंधन को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है, यह औपचारिक ऐलान के साथ जाहिर हो सकती है। लेकिन लगातार चर्चा चल रही थी कि राज ठाकरे एनडीए में आएंगे और अब वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की और ऐसे में माना जा रहा है कि महज औपचारिक ऐलान बाकी है। सीटों को लेकर भी जल्द सीट शेयरिंग फॉर्मूला बीजेपी तय कर सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सीट शेयरिंग भी चुनौतीपूर्ण। अमित शाह के आवास पर यह अहम बैठक हुई। और एमएनएस एनडीए में शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है महायुति का हिस्सा हो सकती है। तो राज ठाकरे दिल्ली में हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में सीटों पर बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया, वहीं दूसरी तरफ महायुति में राज ठाकरे के एंट्री की संभावना बनती दिख रही है और इसीलिए राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तो क्या सीट बंटवारे में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो ये बैठक उसी का जवाब है या बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा? बहरहाल सीट बंटवारे के बिना बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि कहीं कोई उलझन नहीं है, मामला तो केवल 3 सीटों पर ही उलझा हुआ है। जिन 3 सीटों पर पेच अटका है वो सीटें हैं बारामती, माढ़ा और सतारा।
इन 3 सीटों पर क्या है पेच, ये भी आपको बताते हैं। माढ़ा सीट, यहां बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह नाइक निंबालकर प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर बवाल हो रहा है। खुद बीजेपी के विजय सिंह मोहिते पाटिल ने ऐतराज जाहिर किया। एनसीपी अजित गुट के रामराजे निंबालकर ने भी आपत्ति जताई। कार्यकर्ताओं में मोहिते पाटिल परिवार को टिकट न मिलने पर नाराजगी है। सतारा सीट की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर दोनों ही पाले में नाराजगी दरअसल है। सांसद उदयन राजे भोसले का नाम अभी तक कंफर्म नहीं है। बीजेपी की सूची में सतारा का नाम भी शामिल नहीं था। बीजेपी ने मंत्री गिरीश महाजन को नाराजगी उनकी दूर करने के लिए उनको भेजा गया। वहीं अगली सीट बारामती है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी में सहमति लगभग फाइनल है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम यहां तय माना जा रहा है। पूर्व मंत्री विजय शिवतारे खिलाफ में खड़े होने की लगातार बात कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अमित तिवारी जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित जी, पहला सवाल आपसे ही, वो राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते रहे, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसका उत्तर भारत में सबसे मजबूत वोट बैंक है, 2% वोट बैंक एमएनएस का बीजेपी अगर अपने साथ चाहती है, तो क्या इसके लिए उत्तर भारतीयों को नाराजगी उनकी मोल लेने के लिए बीजेपी तैयार है? नहीं, देखिए, राजनीति कालखंड समय के हिसाब से बदलती रहती है और मेरे ख्याल से बहुत समय वो उस समय का एक दौर था, पर बहुत समय के तक राज ठाकरे ने ऐसा कोई भी ना उस पे काम किया है, ना ऐसा कोई बयान दिया है, और समय समय पर उन्होंने इस बात पर अपनी खेद भी प्रकट किया है कि जिस तरीके से लोगों को, उत्तर भारतीय लोगों को उस समय असुविधा हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। असुविधा सिर्फ नहीं हुई थी तिवारी जी, असुविधा नहीं हुई थी। लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को ट्रेनों से खींचकर पीटा जाता था, नौकरी नहीं करने दी जा रही थी, हिंदी बोलने को लेकर मराठी बोलने की दबाव नहीं। अमित जी, ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं खुद एक उत्तर भारतीय हूं और मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। जी, मैं डिफेंड करिए, आपकी मजबूरी होगी, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है, इसलिए मैं सवाल पूछूंगा आपसे। वही मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो सारी गलतियां माफ हो गई हैं राज ठाकरे की? देखिए, ये तो गलतियां तब मानी जाएंगी जब लालू प्रसाद यादव तो यही कहते थे कि अगर वहां पे राज ठाकरे को बिहार बुलाकर उनकी पेशी कराएंगे। उन्होंने तो अभी तक कुछ करा नहीं पाए। तो जिस तरीके से एक फेल्ड गठबंधन, घमंडिया गठबंधन साबित होता जा रहा है, जिसका ना कोई भविष्य देश के लिए कोई दिखता है, ना ही महाराष्ट्र के लिए कोई दिखता। अभी देखिए, उनकी जो सीट शेयरिंग का जो किस्सा है, वो भी अभी अधर में लटका हुआ है। कहीं एनडीए के बारे में चर्चा करते 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 कहीं इंडिया गठबंधन ही ना टूट जाए। तो जिस तरीके से शरद पवार के साथ उनकी सीटों की शेयरिंग नहीं हो पाई है, उसमें जो प्रकाश अंबेडकर हैं, उनके साथ नहीं गठबंधन बैठ पा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, तो उनको वो देखना चाहिए। बाकी जो रही हमारी सीट शेयरिंग की बात और उसका ऐलान, तो वो महज कुछ घंटों की बात है, और सबके समन्वय के साथ, सबके साथ चर्चा के बाद ये सीट शेयरिंग का जो भी जितने भी सीटें हैं वो जाहिर कर दी जाएंगी। ठीक है राहुल लाल जी, एक और माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफ अपना कुनबा बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो चर्चाएं ही कर रही है बस। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो 2% वोट शेयर को लाने के लिए राज ठाकरे जी को दिल्ली बुलाया गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता आयुष जी से किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। मैंने पूछ लिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल असली रूप दिख रहा है, और वो 2% वोट शेयर की अभी लोकसभा चुनाव में आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई सीट शेयरिंग नहीं हुई है, एंड मैं कह रहा हूँ टीम इंडिया का सीट शेयरिंग बिल्कुल क्लियर है, कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। सर, कब का मुहूर्त निकाल रहे हैं राहुल जी आप लोग? कब का मुहूर्त निकाला आप लोगों ने? चुनाव अनाउंस हो गया, आप लोग 2023 में सीट शेयरिंग फाइनल करने वाले थे, इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह तय हुआ था। 2024 आ गया, मार्च आ गया, चुनाव का डेट जो है अनाउंस हो गई है, अभी तक आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। वही चर्चा नहीं हो रही है, वो रणनीति का हिस्सा है, वो सावली कब करेगी। लेकिन फिर भी देखिए, वहां पर अगर हम लोग महाराष्ट्र के संदर्भ में ही लें, 22 सीटों पर शिवसेना, 16 सीटों पर कांग्रेस, 10 सीटों पर एनसीपी, और ये तीनों पार्टियां ही, उसमें प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी जी के 5 सीटें मिल रही हैं। ये तीनों पार्टियां अपने अपने हिस्से में उनका कोटा बनाएंगी, उन्हें सीटें मिल जाएंगी, कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं। और वहां पे कोई अपनाए लोगों को नहीं खोजा जा रहा है दूरबीन लेके कि कोई 1% का वोट शेयर कहां से मिले। आज तक हिम्मत नहीं हो पाई आयुष जी, मुंबई जो है कि महापालिका का चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, वो देखिए, नकली शिवसेना, नकली जो है कि एनसीपी, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वो असली काम कर लेगी। चुनाव आयोग दलों में दो फाड़ तो होते रहे, कांग्रेस में भी दो फाड़ हुआ, हमने देखा था, किसी जमाने में हमने पढ़ा देखा क्या, कांग्रेस आई हुई,
कांग्रेस ओ रहा, आयुष जी, उसमें भी असली नकली की लड़ाई रही है, तो वो लड़ाई में तो कांग्रेस भी फंस जाएगी। आयुष जी चलिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति बनी? अरे आप अजीत पवार आप अगर अलग हो गए शरद पवार से, तो उनका फोटो क्यों लगा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आप शपथ पत्र डालिए हमारे यहाँ पे कि आप अपने चुनाव प्रचार में कहीं से भी प्रयोग नहीं करेंगे शरद पवार के नाम के फोटो का। तो ये तो स्थिति है अजीत पवार जी की, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। बताइए तो उनकी कैसी? उनके यहाँ तो इक्वेशन क्लियर है, बस अनाउंस करना बाकी। आपके यहाँ कैसे इक्वेशन क्लियर होगा? खास करके आरपीआई 2 सीटों की मांग कर रही है, शिंदे गुट अपनी सीटों को लेकर अड़ा हुआ है, अजीत पवार अपनी सीटें चाह रहे हैं, बीजेपी अपना विस्तार चाहती है। बीजेपी चाहती है कि इस बार वो बड़े भाई वाली भूमिका से भी आगे बढ़कर चुनाव लड़े, और अब उन्हीं तमाम समीकरणों के बीच में एमएनएस की भी एंट्री हो गई। देखिए आयुष जी, राहुल जी मुझे लग रहा है कांग्रेस से भी ज्यादा बेटर तरीके से कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं और घमंडिया गठबंधन को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से उनका पेज, अब आप सोच के देखिए, क्या बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ था आपके घटक समूह से निकले? पशुपति पारस ने आपके यहाँ से इस्तीफा दिया है। बिहार में हमारी सीटों का बंटवारा हो गया है और वहां पे सभी कार्यकर्ता काम पे लग गए हैं। देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में घमंडिया गठबंधन का जो पेच फंसा हुआ, अभी कल तक तो प्रकाश अंबेडकर को स्टेज पर बैठाएं कि न बैठाएं उसी पे समन्वय नहीं बैठ रहा था। किसी तरीके से आनंद पांडे ने उनको स्टेज पे लाया गया। गारंटी की बात करते थे अमित जी आप लोग, और प्रधानमंत्री की गारंटी तोड़ने का काम हुआ है अजीत पवार जी के मामले को लेकर। भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि भ्रष्टाचारियों से डंडे के चोट पर निपटेंगे। राहुल जी आपने बोल लिया ना। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता अपने ही पूर्व नेताओं को भ्रष्ट बताने में लगे हुए हैं, मानना पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम ये परिवर्तन तो आया है। तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, ये जनता समझ रही है। राहुल जी जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में सीटों का पेच फंसा हुआ है। जी आयुष जी, मैं 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। जिस तरीके से जो शरद पवार जी की पार्टी है, अभी वो क्या नाम रखेंगे उनका पता नहीं, लेकिन जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का गुट है और जो शरद पवार जी का गुट है, ये किन सीटों पर कितना ज्यादा सीटें ले लें और कांग्रेस को कितना से कितना कम दें, ये सवाल तो आपसे भी हो सकता है कि क्या एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया था? अमित जी, ये तो पूछा जा सकता है कि एनडीए में क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया था, और अगर तय हो गया था तो आज अगर एमएनएस आ रही है, अगर तय हो गया था तो एमएनएस किसके कोटे की सीटों पर लड़ेगी? अमित जी, निश्चित तौर पे देखिए जो भी होगा वो सबके समन्वय के साथ होगा, सबके साथ चर्चा के साथ होगा, और आज ही कुछ ही घंटों की देरी है, आपको सीट शेयरिंग का जो डिटेल है वो भी सबके सामने आ जाएगा। हमारे में कोई पेच फंसा ही नहीं है। आप भी देखिए जिस तरीके से राज ठाकरे आए, ना किसी का आपने उसमें बयान देखा होगा, ना किसी की नाराजगी देखी होगी, सभी नेता उसका सहयोग कर रहे हैं और सभी साथ में मिलकर लड़ने का काम कर रहे हैं। मंत्री रामदास आठवले कह चुके हैं कि हमें जरूरत नहीं है एमएनएस की। आप बोल रहे हैं शायद तिवारी जी, ऐसा नहीं है कि एनडीए में रेजिस्टेंस नहीं है ठाकरे के आने को लेकर। 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले एनडीए में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एनडीए में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सभी ने सबको एक साथ मिलकर लड़ना है और सभी उस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि 2024 ठीक है। राहुल लाल जी, आप लोग लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अपना कुनबा तो संभालिए कम से कम। सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है, वो दिल्ली आ रही हैं, बीजेपी ज्वाइन करेंगी। एक लंबी फहरिस्त है और फहरिस्त जो है, लिस्ट जो है वो खत्म नहीं हो रही है कि जो विपक्षी कुनबा है उसके नेता कब तक किस दल में बने रहेंगे। अच्छा ये बता दीजिए, चुनाव के समय में तो लोगों का आना जाना होगा। इनके यहाँ से राहुल, अरे विधायक है भैया, वो विधायक हैं, विधानसभा चुनाव में टाइम में भी तो इनके सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी आए, राजस्थान में भी आए, हरियाणा में भी आए। जिनका टिकट कटा वो गए हैं। नहीं तो एक चीज बताए, एक नाम बताइए जिसका टिकट नहीं कटा और वो चला गया कांग्रेस में। उनको टिकट मिलने की पूरी गारंटी थी। ये बीजेपी वालों को कैसे पता कि उन्हें टिकट मिलने वाले थे? तो पहले आप राहुल कसमा का नाम लेंगे, राजस्थान में चूरू सीट से सांसद थे, उनका टिकट कटा वो चले गए। आप मध्य प्रदेश में राकेश प्रताप सिंह करके थे, उनका नाम लेंगे, उनको टिकट नहीं मिला वो चले गए। बताइए आप मेरे को एक नाम बताइए जिसका टिकट ना कटा हो, वो गया हो। झारखंड, देखिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति को समझता है, पहले से पता था कि वो उनकी भाभी है हेमंत सोरेन की, और वो नाराज पहले से ही चल रही थी। तो उनकी नाराजगी कोई आज की अचानक से नहीं है, वो नाराजगी लंबे समय से चल रही थी। उनका निर्णय आज सार्वजनिक हो गया है। तो ये कोई नई स्थिति नहीं है, और अभी चुनाव के समय इस प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन सवाल तो आयुष जी ये है कि अगर एनडीए को महाराष्ट्र में अपने गठबंधन पे पूरा भरोसा था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भरोसा अभी भी नहीं है कि जीत पाएंगे, क्यों इन्हें लास्ट टाइम में राज ठाकरे जैसे लोगों को 1.5-2% वाले लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। किसी तरह से हमारा वोट 2% का स्विंग जो है राहुल जी, मैं तिवारी जी आता हूँ, 2% का स्विंग जो है राहुल जी, वो सत्ता से आपको हटा भी सकता है, सत्ता मिला भी सकता है।
हाल फिलहाल में तेलंगाना का एग्जांपल देख लीजिए, बहुत फर्क नहीं था वहां पर वोट परसेंटेज में बीआरएस के और कांग्रेस में। यही 2% वोट शेयर मध्य प्रदेश में, याद करिए 2018 का 1% से सत्ता में से कांग्रेस आ गई थी और बीजेपी चूक गई थी। वहां तो वोट परसेंट ज्यादा ही था दरअसल बीजेपी का कांग्रेस से। 2% तो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। मैं कह रहा हूं कि इधर देखिए महाराष्ट्र में जो तमाम उपचुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हुए, दूसरे उपचुनाव हुए, उसमें आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन कितना शानदार रहा है। उसको तोड़ने की जितनी कोशिशें की गई है एमवीए को तोड़ने की, वो उतना ही मजबूत होकर सामने में आ रहा है। अभी तक दो चार और गठबंधन सहयोगी भी खोजने पड़ेंगे। और आप फिर कहिएगा कि हाँ, गुलाब चंद दुबे जी नेता शिवसेना शिंदे गुट के भी जुड़ गए। सर आपका स्वागत है, थोड़ा वक्त लगा आपको आने में, लेकिन गुलाब चंद जी ये बताइए, जब पूछा जाता था कि उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, तो शिवसेना ये कहकर खुद को अलग कर लिया करती थी कि ये भैया काम जो है ये एमएनएस का काम है, ये राज ठाकरे की पार्टी कर रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दुबे जी आज की तारीख में वही एमएनएस आप लोगों के साथ बैठेगी, अब कैसे अलग करेंगे उस विचारधारा से, उस बात से और उस नफरती आइडियोलॉजी से? जी अनुज जी, जहां तक विचारधारा की बात है, जहां उत्तर भारतीय समाज की बात है, उत्तर भारतीय समाज कई अरसों से, कई दशकों से वहां पर निवास और आवास करता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अब उसका एक प्रवास का स्थल नहीं रहा, बल्कि उसकी जन्मस्थली बनती, उसकी कर्मभूमि बनी। ऐसी स्थिति में किसी एमएनएस या किसी पार्टी की या किसी भी दल के नेता की वो अपने आप में उसका एक स्वरूप नहीं बन सकता है कि किसी समाज के लोगों को वहां से बहिष्कार करते, वहां पे अमिताभ बच्चन के खिलाफ पोस्टर लगे थे सर, हम लोग भूलेंगे थोड़ी वो? आप भूल गए होंगे। बात भूलने की नहीं, आपने एक समाज की आपने बात कही है जिसके तो मैं समाज की बात करना चाहूंगा सुरवस्थी जी। उत्तर भारतीय समाज वहां पे इतना कमजोर नहीं है किसी के भगाने से भाग जाए या किसी की कनिष्ठ हो जाए। रही बात उन सामयिक काल में जो भी वही राज ठाकरे अब आप लोग के साथ बैठेंगे, अपनी कुर्सी बचाइएगा आप लोग? नहीं, हमारी कुर्सी मजबूत है। हम जानना चाहते हैं चीज के लिए, हमारे राहुल भाई से जानना चाहता हूँ, जो विचारधारा हिंदू हृदय सम्राट मानने वाले साहब ठाकरे को विचारों को दमन करके आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब कैसे महाविकास से जुड़ गए, उनसे अगर पूछा जाए मुझे तो उसका क्या जवाब देंगे? कहने का मतलब है कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय पटल पर अगर राजनीति को देखा जाए, वर्तमान समय में कौन किस खेमे में आ रहा है, कौन किस खेमे में आ रहा है, राजनीति को लेकर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रही बात ये चीज के लिए कि हम शिंदेगढ़ में और हमारा शिंदेगढ़ शिवसेना, यूं कह लीजिए शिवसेना आज की स्थिति में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय। राहुल जी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया उन्होंने, दुबे जी ने, गुलाब चंद दुबे जी ने कहा कि देखिए उद्धव ठाकरे जो हिंदूवादी छवि के बाला साहेब ठाकरे के बेटे थे, वो जाकर कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन अगर कर सकते हैं तो फिर एमएनएस क्यों नहीं आ सकती बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ या अजित पवार गुट के साथ एनडीए में? ना मैं तो कह रहा हूँ बुला लेना एमएनएस को, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के तमाम लोगों को बुलाए। 2% वोट शेयर जोड़ने के लालच में महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के में कम से कम अपना 10% वोटों का नुकसान करा ले। अरे तो अगर बीजेपी राहुल लाल जी मैं कह रहा हूं, सुनिए ना राहुल लाल जी, सुनिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था एक खास कम्युनिटी को कि ये कम्युनिटी देश के लिए कैंसर है। आपको याद आ रहा होगा, मैं समझा पा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है। वो पार्टी आपके साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही है, वो चीज जस्टिफाई हो सकती है? वो नफरती नहीं था, वो गलत नहीं था, या वो सही हो गया? आप तो सनातन को लेकर चीजें आप संभवतः संकेत कर रहे हैं, तो उसको नहीं, मैं सनातन को लेकर, मैं स्टालिन को लेकर नहीं कह रहा हूं, थोड़ा और पीछे जाइए, पिछली सदी में जाइए। आदरणीय शरद पवार जी ने शब्द कहा था, आदरणीय शरद पवार साहब का शब्द था, जो हमारे आयुष जी कह रहे हैं, ये आदरणीय श्री शरद पवार साहब, नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो आज नहीं है, जीवित नहीं है और उनका निधन भी हो गया है, मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे राहुल लाल जी कि ऐसे बयानबाजी वाले नेता भी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उद्धव ठाकरे गुट, अजित शरद पवार गुट और कांग्रेस एक साथ तो है ही, तो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उत्तर भारत के लिए दिक्कत पैदा कर देगा, तो खास धर्म, खास जाति पर भी टारगेट वाले बयान हमने देखे हैं और उन तमाम दलों को एक साथ हमने बैठे हुए देखा है, उसी महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं राहुल जी। ना मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पे, अगर आप देखिए किसी को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की आज की स्थिति में, तो तमाम उद्धव ठाकरे कब महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए हैं, तो उनका तो सोचिए कि किस शरद पवार कब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ शामिल हुए हैं। एक लंबा समय हो चुका है। ये शामिल होना नहीं पूछ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि वो जब जस्टिफाइड हो गया
तो इससे कहाँ दिक्कत हो रही है आपको? जस्टिफाइड नहीं हुआ। हाँ, उनको नहीं हुआ ना, संशोधित जस्टिफाइड करके नहीं हुआ, यानी सुन लीजिए। कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का एक साथ आना, कांग्रेस के आयुष साथ जी, आना जस्टिफाइड तब नहीं था, यानी कि नहीं आयुष जी, मेरे एक लाइन को सुन लेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो जस्टिफाइड कैसे बना, उनमें तमाम जो वहां पर सरकार चली और जो कालक्रम भी था वहां पे, उसमें संशोधन की प्रक्रिया आई। आप बताइए, राज ठाकरे के संशोधन की प्रक्रिया का कौन सा उदाहरण देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और एकनाथ शिंदे ग्रुप के प्रतिनिधि? एकनाथ शिंदे ग्रुप को अगर लग रहा है कि शिवसेना ओरिजिनल है, आप चुनाव आयोग से मोहर ले लिया, अभी जनता का जो मोहर मिलेगा उसका तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब गुलाब चंद देंगे। निश्चित तौर पे आयुष जी, नहीं राहुल जी, लग नहीं रहा जिस है तरीके से मैं तिवारी जी, इसके बाद आपके पास नहीं है। मैं आपके पास आ जाऊंगा। सर्वोपरि संविधान ने हमको शिवसेना अधिकृत किया, लग नहीं रहा है। और रही बात 2024 से तय कर देगा कि हमारे साथ जनमत कितने हैं, ये बातें गौरतलब है। अब असली में नहीं कहा गया है, ये तो पूरा देश हो रहा है जिसके लिए हम असली हैं और नकली हैं। कौन असली हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला राज ठाकरे के विचारों को लेकर चलने का काम आदरणीय शिंदे साहब कर रहे हैं। राहुल जी सुनिए जरा, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चलने का काम किसने किया? उस विरासत का जतन करने का काम कौन कर रहा है? आदरणीय शिंदे साहब कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, आदरणीय राहुल नहीं राहुल जी, थोड़ा हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मनोभाव क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आपको देश देख रहा है, जनता खुद बोलिए कि आप मत बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि विरासत और विरासत को तो लेकर के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब चल रहे हैं, जो ओरिजिनल शिवसेना के रूप में देश ने इस चीज को माना, संविधान ने माना, संवैधानिक तरीके से हमारे पास बता दीजिए, रियासत माना कि रियासत उनके पास था। अरे सुनिए तो राहुल जी, सुनिए, रियासत के मालिक बन सकते हैं मानने वाले साहब ठाकरे के पुत्र होने की वजह से वो रियासत के मालिक जरूर बन सकते हैं। उनके पिताजी रियासत की कड़ी में आयुष जी मैं बताना चाहूंगा कि शिवसेना का फंड जिस वक्त उनके पिताजी शिवसेना का फंड 50 करोड़ की बात आई, उन्होंने चिट्ठी लिखी, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को चिट्ठी लिखी कि 50 करोड़ का क्या होगा। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने तुरंत इस चीज का निर्णय लिया कि मुझे उस रियासत के तौर पर उनको देना चाहिए, उसके ऊपर कोई लड़ा। ठीक है, अमित जी ये बताइए कि आखिर 2% वोट की जरूरत बीजेपी को क्यों लग रही है महाराष्ट्र में? अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो? नहीं, निश्चित तौर पे अगर आप इलेक्शंस में जाते हैं, अगर आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हर एक वोट, हर एक परसेंटेज जरूरी होता है और उसके लिए हम हर एक काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी आज यहाँ पे किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीच बीच में बोले जा रहे हैं, जिसने बाला साहब के विचारों की, उनके विरासत की तिलांजलि देकर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया हो, उससे तो ये ठीक मानते हैं। जिस हिसाब से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सूटकेस लेके घूमते तरीके से दोहरा मापदंड इनके अंदर ही है, जो कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज अभी चलिए, शायद यही सियासत का नाम है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अमित जी, गुलाब चंद जी और राहुल लाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एमएनएस एनडीए में शामिल हो रही है, इस बात को लगभग तय माना जा रहा है। 2 सीटों की डिमांड एमएनएस की तरफ से की गई है। अब कितने सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के घटक दल तय करते हैं, देखना होगा।